भोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। मैं आपका मवाना शुगर फैक्ट्री की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। जैसा अभी हरिओम जी ने बताया कि किसान गोष्ठी की आवश्यकता, ये गोष्ठी वैसे तो पहले नहीं होनी चाहिए थी। हमने गोष्ठी अभी कुछ दिन पहले चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी की थी, और गोष्ठी के माध्यम से ही समस्या का समाधान भी निकलता है, समस्याओं की जानकारी भी होती है, और हमें आगे क्या क्या योजनाएं चलानी है उसके बारे में भी एक हमारी पूरी प्लानिंग होती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम संपूर्ण क्षेत्र के अंदर, संपूर्ण मवाना शुगर फैक्ट्री के क्षेत्र के अंदर किसानों को जागरूक करेंगे। फैक्ट्री क्या क्या सुविधाएं किसानों के लिए दे रही है उसको हमारे स्टाफ के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, डॉक्टर साहब के माध्यम से हम समस्त किसानों को इसकी जानकारी देंगे, और इस जानकारी के माध्यम से हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा कि किसान इससे लाभान्वित हो। अगर किसान को लाभ होगा तो चीनी मिल को भी लाभ होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लाभ में रहे दूसरा हानि में रहे। अब जहाँ जो पंजीकरण बाहर होता था उसमें हमने पैड और पेन की व्यवस्था भी आपको की, लिटरेचर तो दिया ही जा रहा है, लेकिन वो पैड और पेन इसीलिए है कि यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है, वो आप जरूर लिख लें, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा नहीं होनी है। चर्चा मात्र देखा जाए तो 1-1.5 घंटे की चर्चा है जिसमें हम बातचीत करेंगे, तो उसमें जो भी चीजें आपके दिमाग में उठती हैं वो नोट जरूर कर लें, ताकि उनका फिर सही तरीके से समाधान निकालने की, उसको आगे बढ़ाने की या उस पर कार्रवाई करने की, जैसे भी जो आपका सुझाव या प्रश्न है उस पर जो कार्रवाई बनती है वो करने की कोशिश, जिसके बारे में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि ऐसी वैरायटी कभी आ भी पाएगी या नहीं। और ये हकीकत बात है, इसको कहते हैं कि ना कभी ऐसा हुआ ना कभी ऐसा होगा, क्योंकि इस प्रजाति ने सबको जीवित कर दिया। हमारे प्रयास तो रहे होंगे निश्चित रूप से मैं मानता हूं, लेकिन 2014, 15, 16 तक यह प्रजाति जब तक पूरी तरह से क्षेत्र में नहीं आई थी, गन्ना मूल्य भुगतान में हम भी पिछड़े हुए थे, और हम नहीं न जाने कितनी चीनी मिलें, बहुत सी चीनी मिलें तो ऐसी थी जो बिकने के कगार पर आ गई। लेकिन इस प्रजाति ने न सिर्फ चीनी मिल, न सिर्फ गन्ना किसान, बल्कि इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो लोडर का ठेकेदार है, चाहे वो शीरा उठाने वाला है, चाहे वो बैगास उठाने वाला है, हर क्षेत्र में इसने लोगों को रोजगार, इसको घटा करके कम किया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि क्षेत्र में बीज का भी संकट हो जाएगा। हमारे सामने सीधा साधा जीता जागता उदाहरण है पूरा बिजनौर जिला। वो बिजनौर जिला जो हमारे अथक डेवलपमेंट के मामले में मवाना चीनी मिल जानी जाती है हमेशा कि ये गन्ना विकास में काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिजनौर जिला हमेशा 1% चीनी की रिकवरी में हमसे आगे रहता था। वहां की जमीन कैसी है, जो भी चीजें रही हों, लेकिन आज बिजनौर जिला 2% नीचे है चीनी की रिकवरी में, और गन्ना तो है ही नहीं वहां। इतनी भयानक रूप से लाल सड़न रोग गन्ने के अंदर आया। 238 प्रजाति 100% क्षेत्रफल में थी। जो चीनी मिल 16 लाख कुंटल गन्ना पेरती थी, वो 40 लाख 50 लाख गन्ना पेर के बंद हो रही है।
चीनी मिलें फरवरी माह में बंद होनी शुरू हो चुकी हैं, बहेड़ी चीनी मिल बंद हो चुकी है। तो ये अंदाजा लगाइए कि ये स्थिति हमें कहां लेके जाएगी। और फिर भी हम भाग्यशाली हैं कि इस क्षेत्र में लगभग 40% के आसपास दूसरी प्रजातियां हैं, 238 के अलावा। पूरे क्षेत्र में कोई ऐसी चीनी मिल नहीं है जिसके पास इतनी भारी मात्रा में दूसरी प्रजातियों का गन्ना हो। तो बीज बदलाव तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आवश्यकता इस बात की है कि 238 का मोह अब छोड़ना पड़ेगा। इसको जो देना था इसने काफी दिया, और इतना दिया कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। अब ये अपनी क्षमता के अनुरूप जो पहले इसने दिया वो नहीं दे पा रही है। न पैदावार दे पा रही है, न कीड़े बीमारियों से लड़ पा रही है, न जो खाद पानी हम लगा रहे हैं उसके अनुरूप बढ़ पा रही है। कीड़े बीमारियों का नियंत्रण के लिए जो दवाई हम लगा रहे हैं, जो मेहनत हम खेतों में कर रहे हैं, उसका हमें कोई प्रभाव इस प्रजाति में अब देखने को नहीं मिल रहा है। और ऊपर से लाल सड़न रोग जैसी बीमारी, जिसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है, वह बीमारी इस प्रजाति में आ चुकी। सबसे पहले तो हमें टॉप बोरर को समझना होगा। टॉप बोरर को समझाने के लिए डॉक्टर मैनेजर सिंह जी हमारे बीच में हैं, उनसे ज्यादा अनुभवी कोई व्यक्ति नहीं है। 35 साल का तो कीट विज्ञान का इनका अनुभव यूपीसीएसआर का है, 15 साल अब हो गए। तो कुल मिलाकर 50 साल का तजुर्बा अपने साथ समाहित किए हुए, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन जो चीनी मिल की योजना है उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा कि चोटी बेधक जो कीड़ा है, जो टॉप बोरर 238 में सबसे ज्यादा पिछले 3-4 साल से आ रहा है, और इतना ज्यादा है कि इस बार पहली बार चौथी पीढ़ी इस कीड़े की, कुल 5 पीढ़ियां आती हैं। पीढ़ियों का मतलब क्या है कि इस कीड़े का जो जीवन चक्र है वो लगभग 50 से 60 दिन का है। तो अभी जो कीड़ा है वो आपके गन्ने के अंदर, जो पौधा गन्ना है उसी के अंदर इसका कीड़ा आराम से लार्वा के रूप में सोया हुआ बैठा है। और जैसे प्रकृति ने जिसको बनाया है उसको अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संतान को आगे बढ़ाने के लिए उसको भी बुद्धि दी है। तो इस कीड़े को भी ये बुद्धि है कि जब पौधे गन्ने की फसल कट जाएगी, जब उसमें पत्तियां कुछ फूट के आ जाएंगी, नरम मुलायम पत्ती होंगी, और टेम्परेचर ऐसा होगा कि जब वो अंडे दे तो उस समय उसके अंडे बेकार ना हो, उसमें से जो बहुत मुलायम, जो नंगी आंखों से दिखते नहीं है, ऐसे छोटे छोटे लार्वा निकले और वो जीवित रह सकें। ऐसे तापमान का इंतजार ये कीड़ा करता है। और आज के समय में अगर यही टेम्परेचर रहे, आज तो फिर भी थोड़ा मौसम बदला, ठंडक सी रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ती जा रही है। और जब पौधे की फसल ठीक ठाक कट जाएगी, यानी 20-25 दिन की फसल हो जाएगी, इसमें पीढ़ी फूट के आएगी, ये कीड़ा तितली के रूप में बदल के बाहर निकलेगा। होता ये लार्वा है, लार्वा जो सुंडी जिसे बोलते हैं, आपने देखी होगी, सफेद रंग की इसकी सुंडी होती है। और वो सुंडी अपना रूप बदल करके, जैसे सांप जो है वो केंचुली धारण करता है, केंचुली छोड़ देता है एक उम्र के बाद में, तो ऐसी इसकी जो लार्वा है, जो सुंडी है, उसके ऊपर एक आवरण चढ़ता है, और आवरण चढ़ने के बाद ये सुंडी एक तितली के रूप में बदल जाती है। और वो तितली के रूप में या तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में, अब से 10-15 दिन बाद, 10-12 दिन बाद ही आपके खेतों में आप देखोगे तो सफेद बिल्कुल चांदी के रंग जैसी एक तितली घूमती हुई दिखाई देंगी, और तितलियों का समूह दिखाई देगा आपको। वो तितली क्या करेंगी, नर और मादा तितली आपस में मिलेंगी, उसका जीवन चक्र 4 से 3-4 दिन का होता है। वो नर और मादा आपस में मिलेंगे, मिलन करेंगे, मिलन करने के बाद वो तितली 4-5 जगह जहां पत्तियां हैं पेड़ी की फूट के आई हैं, वहां उसकी निचली सतह पर भूरे रंग के अंडे दे देगी। उस अंडे से फिर लार्वा निकलेगा, जिसे हम सुंडी बोलते हैं, और वो लार्वा उसके आसपास की किसी पत्ती के ऊपर जाकर गिरेगा, और पत्ती की जो मिडरिब होती है, जो सफेद रंग की धारी होती है पत्ती के बीच में, वहां छेद करके आराम से घुस जाएगा। इस फेरोमोन ट्रैप के अंदर, यहाँ जब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पर हम एक कैप्सूल लगा देते हैं, और उस कैप्सूल को, इसको ऐसे बंद करके हमने खेत पे 4 फीट के आसपास लगा दिया, गाड़ दिया। तो जो नर कीट हैं वो इसके पास मंडराते हैं, वो ढूंढते हैं कि वो तितली कहाँ है, मादा तितली, और इसमें फंस करके रह जाते हैं, मर जाते हैं।
तो इस फेरोमोन के माध्यम से हमने नर कीट को खत्म कर दिया। जब नर कीट खत्म हो जाएंगे तो अंडे कहां से आएंगे, पहली स्टेज है ये। अब ये विचार किया गया चीनी मिल द्वारा कि ये फेरोमोन 1 हेक्टेयर में 25 लगने चाहिए कम से कम, और उन खेत में लगने चाहिए जहां पौधा लगना कट चुका है आज की तारीख में। अगर आज फरवरी मार्च की बात करें, जिसमें थोड़ी बहुत पेड़ी फूट के आ गई है, तो ये लगाने के लिए तो वैसे ही मजदूर नहीं है किसान भाइयों के पास। दूसरे, अभी हमें इसकी महत्ता पता नहीं है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी नहीं रखते। खासतौर से हमारे किसान भाई अभी भी ये सोचते हैं यार इसको क्या फायदा, 5-10 तितली आ जाएंगी, बाकी तो इधर उधर रहेंगी। लेकिन हमने 5-10 तितली को मारने का मतलब है, एक तितली 250 अंडे देती है लगभग, और 250 तितली को यदि हमने अंडा देने से रोक दिया तो 250 गुणा 5, 1250 गन्नों को खराब होने से हमने बचा लिया। ये इसकी महत्ता है, इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये फिर भी ये सोचा गया कि चलो किसान भाई नहीं लगा पाएंगे, तो उसके लिए चीनी मिल ने अलग से बजट निर्धारित किया कि हम अपना स्टाफ लगाएंगे और गेट क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को यह फेरोमोन ट्रैप बिना किसी शुल्क के उनके खेतों में लगाया जाएगा। आपको सिर्फ इसके लिए एक डंडे की व्यवस्था करनी है, हमारा स्टाफ जाएगा और आपके खेत में जितना आपका रकबा है 2 ट्रैप प्रति बीघा के हिसाब से आपके खेत में लगा दिए जाए। आपको केवल इनका रखरखाव सुनिश्चित करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कीड़े हैं वो कीड़े अक्सर रोशनी की तरफ आते हैं। कोई भी मक्खी मच्छर, कोई भी भ्रम जैसे हम बोलते हैं, वो सब रोशनी की तरफ भागते हैं जब अंधेरा हो। उस समय रात के समय आप देखते हैं जितनी भी सड़क किनारे लाइटें होती है उस पर सारे मक्खी मच्छर वहीं घूमते रहते हैं। तो ये कीड़ा भी रोशनी की तरफ आकर्षित होता है। तो इसमें ये चार्जेबल लगने वाली बल्ब है, साधारण सा एक उपकरण है। इसमें नीचे हमने पानी भर दिया, थोड़ा सा केमिकल डाल दिया या डीजल की कुछ बूंदा डाल दी, तो इसकी तितली जब आकर के बल्ब से टकराती है वो नीचे गिर जाती है और वहीं आकर के खत्म हो जाती है। इस लाइट ट्रैप पर भी चीनी मिल द्वारा 20% का अनुदान दिया जा रहा है। काम कर रही है, लेकिन इस कीड़े का लोड इतना ज्यादा है कि आप कोई भी दवाई जब लगाएंगे तो पहले स्टार और दूसरी स्टार जो मैंने बोला, जब वो छोटी बारीक होती है उस समय पर तो इसको मारा जा सकता है। यदि ये चौथी पांचवी स्थिति में आ जाती है तो तब ये केमिकल को, जैसे ही हम पौधे में कोई भी केमिकल लगा देते हैं, ये अपना खाना पीना बंद कर देती है। आप इसकी क्षमता समझिए कि सितंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक ये बिना खाए जीवित रहती है। तो किसी स्टार को जब वो तीसरी चौथी हो जाती है और जब उसे तितली में बदल के बाहर निकलना है, तो उस समय पर आप कोई भी केमिकल लगाओ, वो केमिकल की पता लगते ही ये तितली अपना ये सूंडी जो है अपना खाना पीना बंद कर देती है। तो कोराजन लगाने की प्रक्रिया में भी थोड़े से बदलाव की हमें जरूरत है। कोराजन भी चीनी मिल द्वारा 20% की छूट पर दी जा रही है। लास्ट ईयर पिछले साल केवल और केवल कोराजन पर छूट दी गई थी, इसके अलावा किसी केमिकल पर छूट नहीं थी। इस बार मैंने आपको बताया कि फेरोमोन ट्रैप निःशुल्क है, लाइट ट्रैप पर 20% की छूट है। इसके अलावा कोराजन पर 10% की पिछले साल थी, इस बार 20% की छूट दी जा रही है। और इसको बदलने की आवश्यकता यह है कि कुछ किसान भाई मान लीजिए अप्रैल में लगा भी देते हैं, कुछ किसान भाई पहले पानी पे लगाते हैं, लेकिन यदि इसकी चौथी पीढ़ी को हमें मुक्त करना है, बचना है, तो इस कोराजन को हम जून के लास्ट में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में यदि लगाएं तो हम अगस्त सितंबर अक्टूबर के लिए भी निश्चिंत हो सकते हैं। तो कोराजन का प्रयोग यदि तब करें तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए कोराजन पर भी 20% की छूट चीनी मिल द्वारा मना नहीं कर रही है, अभी भी पैदावार दे रही है। लेकिन यदि आज आप इसकी जांच करवाएंगे, जैसे आदमी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, 13% से नीचे आते ही उसे कह दिया था भाई साहब पीलिया होने वाला, आपको चेक करवाइए, लीवर खराब है या कुछ दिक्कत है। ऐसे ही जमीन का स्वास्थ्य दर्शाता है उसका ऑर्गेनिक कार्बन, यानी उसके अंदर कार्बनिक तत्व कितना है। कार्बनिक तत्व की आप अंदाजा लगाइए कि यदि ये 0.5%, 0.5% है, तो आप ये मानिए कि हमारी जमीन स्वस्थ है। इतना ही काफी है। जैसे हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए एसिड बनता है, यदि वो एसिड बाहर लोहे के ऊपर गिरा दिया जाए तो वो लोहा गल जाएगा, लेकिन वो एसिड हमारे पेट में बन रहा है।
तो हमारे शरीर का निर्माण भी कुछ इस तरीके से है कि वो एसिड को पचाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब कभी हम ज्यादा खा लेते हैं तो वही एसिड हमें अपच करता है, खट्टी डकारें आती हैं। इस तरह की परिस्थिति जमीन के अंदर भी चाहिए। वो कार्बनिक तत्व क्या करता है कि कार्बनिक तत्व के अंदर ही हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो हम खाद पानी पौधे को देते हैं, जो जड़ों के माध्यम से वो खाद पौधे तक पहुंचती है, उसको पहुंचाने का काम ये सूक्ष्म तत्व करते हैं, सूक्ष्म माइक्रोब्स करते हैं। और ये माइक्रोब जिंदा रहते हैं कार्बनिक तत्व के ऊपर। और कार्बनिक तत्व हमारी जमीन में हमने जांच कई सालों से कई खेतों की करा रहे हैं, और इस बार तो संगठित रूप से करा रहे हैं कि पूरे गेट क्षेत्र के हम सॉइल सैंपल इकट्ठा करवा रहे हैं, उसकी जांच कराएंगे। लेकिन जिस जिस खेत की भी हमने जांच कराई है 0.2, 0.3, 300 पर तो कोई है ही नहीं। ये परसेंट हमारे कार्बनिक तत्व का है। और यदि ये जैसे ही 0.2 या 1.5 से नीचे आएगा, उस जमीन को हम बंजर जमीन की श्रेणी में, हम नहीं, वैज्ञानिक कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पैदावार नहीं आती। उस जमीन को वापस, इन सूक्ष्म जीवाणुओं को वापस लाने के लिए ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंदी है, एक जैविक कवकनाशी भी है। एक फफूंदी तो है, लेकिन ये वो फफूंदी है जो अन्य बीमारी पैदा करने वाली फफूंदी बैक्टीरिया को नष्ट करती है, और साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीवाणु जमीन के अंदर चाहिए उनको पनपने के लिए मौका देती है। ये जमीन की विशेषता थी कि ट्राइकोडर्मा पहले जमीन के अंदर नेचुरल रूप से पाया जाता था, प्राकृतिक रूप से जमीन के अंदर उपलब्ध था। लेकिन आज के समय में उसकी मात्रा लगभग नगण्य हो गई। तो ये ट्राइकोडर्मा वापस जमीन को देने के लिए चीनी मिल ने भी बीड़ा उठाया है, और चीनी मिल ने तो बीड़ा ये उठाया है कि वो ट्राइकोडर्मा आपके घर तक हम पहुंचाए। घर तक मतलब हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों पर हम उपलब्ध करा दें, और इसकी कोई भी कॉस्ट चीनी मिल नहीं लेगी आपसे, निःशुल्क आपको मिलेगा। केवल आपको जो काम करना है वो है इसको लगाने का तरीका, और साधारण तरीका है, उसमें कोई ऐसी वैज्ञानिक बात नहीं है। यदि आपको 1 एकड़ गन्ने की बुआई करनी है तो 40-50 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद आप ले लें। अपने घेर में कहीं भी जहां छायादार जगह है, सीधी धूप की रोशनी ना आती हो, सीधी धूप ना पड़ती हो, वहां इस सड़ी हुई गोबर की खाद में थोड़ा पानी, नमी की कंडीशन में 2 लीटर ट्राइकोडर्मा, 2 लीटर आप मिक्स कर दीजिए, और टाट उसके ऊपर डाल करके ढक दीजिए, भिगो लीजिए उस टाट को, ताकि नमी बरकरार रहे, और 3-4 दिन तक रखिए। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी का बस छींटे मार दें, ताकि उसमें नमी कायम रहे, सूखे ना। 4-5 दिन बाद आप देखोगे कि जो ट्राइकोडर्मा जो फफूंदी है, यदि हम सीधे उस तरल को खेत में डाल दें तो हो सकता है कि 1 करोड़ उसके अंदर संख्या हो इसके जीवाणुओं की। लेकिन जैसे ही हम इसे गोबर की खाद में डालेंगे तो ये 1 करोड़ से बढ़कर के 100 करोड़ पहुंचने की इसकी क्षमता है। जैसे जैसे आप मिलाते रहोगे ये बढ़ती रहेगी। तो अंतिम जुताई से पहले ये गोबर की खाद जिसमें ट्राइकोडर्मा आपने मिलाया था, अंतिम जुताई से पहले खेत में मिक्स कर दें। जुताई के समय आप डाल दीजिए, खेत में मिल जाएगा। और यदि तब भी नहीं कर पाए हो तो जो खून हमने निकाले हैं, जिसमें हम पेंडी डाल रहे हैं, वहां पर भी खून कूड़ में आप इसका बुरकाव कर दें। ये ट्राइकोडर्मा हमारी जमीन को 3-4 साल यदि लगातार हम प्रयोग करेंगे तो वापस उस स्थिति में लाने का काम करेगा जहां सूक्ष्म जीवाणु अच्छे से पनप सकते हैं। 238 वो भी एक उम्र के बाद जो है धीमे धीमे कमजोर पड़ गई, और उसमें बीमारियां और कीटों का प्रकोप बढ़ गया। स्थिति है, अगर प्रदेश की हम बात करें, पूरे प्रदेश में लगभग 123 चीनी मिलें हैं उत्तर प्रदेश में, और 123 चीनी मिलों में लगभग आपकी 90 चीनी मिलें मार्च में बंद हो जाएंगी इस बार। जो चीनी मिलें वो आपको अप्रैल तक चलती थी, मई तक चलती थी, 90 शुगर मिल जो है वो मार्च में बंद हो जाएंगी। कारण क्या है? क्योंकि गन्ना खराब हो गया। आपकी बहेड़ी चीनी मिल जो बंद हो गई, पिछले साल बहेड़ी ने लगभग 1 करोड़ गन्ना क्रश किया था, और इस बार 50 लाख गन्ना क्रश करके परसों बंद हो गई। तो हर जगह जो है जो प्रजाति थी, हमने क्या किया कि 100% एरिया में एक ही प्रजाति को लगा दिया। वो मजबूरी में थी लगाना, क्योंकि अच्छा उत्पादन मिल रहा था, चीनी मिलों को अच्छी रिकवरी मिल रही थी, इसलिए जो है
इसका एरिया बड़ा है। और स्थिति अब आज की तारीख में यह है कि हर जगह गन्ने की कमी है। बिजनौर आपके पड़ोस में है, अभी चर्चा भी हुई बिजनौर की। बिजनौर सारा 15 मार्च तक बंद हो जाएगा, जो भी शुगर मिलें हैं 15 मार्च तक बंद हो जाएगी। और वहां पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनके पास पर्याप्त बीज भी नहीं है। इस साल तो उनका क्रश कम हुआ ही है, आने वाले समय में भी उनका क्रश कम रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें जो है, तो पश्चिम में मवाना इस काम को पिछले 5 सालों से हम लोग लग रहे हैं प्रजाति बदलाव में, कि हम 38 का एरिया कम करें और इसके स्थान पे दूसरी प्रजातियां लेके आए। आप लोगों के सहयोग से हमने 18 लगभग 4 साल 5 साल पहले यहां हम लेके आए थे, और लगभग हमारे पास 40% एरिया में इस समय पौधे के अंदर 118 का गन्ना है। तो बीज की हमारे पास समस्या नहीं है। और साथियों, इस समय जो प्रजातियों की अगर हम बात करें जो है, तो कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं है जो 38 जैसा उत्पादन दे पाए। मजबूरी है कि अभी तक कोई वैरायटी निकल नहीं पाई ऐसी जो है, लेकिन जो उपलब्ध प्रजातियां हैं वो भी 38 के आसपास उत्पादन दे रही है। उसमें 118 आप लोग परिचित है अच्छी तरह से, 15023 है, 13235 आप लोगों ने लगाई, वो भी अच्छा आपको उत्पादन दे रही है। तो प्रजाति बदलाव हमें अवश्य करना है हर हाल में। इस साल जो हमारा संकल्प होना चाहिए जो है, वो प्रजाति बदलाव का संकल्प होना चाहिए, क्योंकि 38 अब हमें लंबे समय तक हमारा साथ देने वाली नहीं है। तो ये तो हमें मन बनाना पड़ेगा कि इस वैरायटी को हमें किसी भी हाल में इस साल बदलना ही बदलना है। ये यांत्रिक विधि की बात होती है, मैं यांत्रिक विधि का बहुत प्रबल समर्थक हूं। जीएसटी को खत्म किया, और इस समय ये चोटी वधक की जो समस्या आ रही है, इसके लिए पूरे प्रदेश में मैंने यांत्रिक विधि को अपनाने के हर जगह जा जाके मैं ये आप किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि दवा के पीछे बहुत भागने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है यांत्रिक विधि की, जिसमें आपका पैसा कम से कम खर्च हो, जिसमें आपको रिजल्ट सबसे अच्छा मिले। वो यांत्रिक विधि क्या है? यांत्रिक विधि वह विधि है, अब जैसे फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, एग कलेक्शन, अभी शर्मा जी ने सारी चीजों को बताया। इसमें एक काम आप जरूर करें, 15 मार्च के बाद और 15 मई के बाद। इस समय इसलिए बता रहा हूं कि आपको वो देखने में आसानी रहे। आप ट्रैक्टर रखते हैं, तमाम कृषि के उपकरण रखते हैं, हमारे अनुरोध पर 2 पतली खुरपी रखिए, अच्छे लोहे के, और खेत में जब जाइए तो खुरपी को लेके जाइए। और ये चोटी वेधक जो पिछले 2 सालों से आपके गन्ने में बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, इससे बचना है आपको। और यह आवश्यक नहीं है कि केवल 0238 को ही प्रभावित करेगा, वो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। तो 15 मार्च के बाद आप खेत में जाएं, खुरपी साथ में है। अगर खेत में जिन पौधों की गोंद सूखी हो और गोंद के किनारे की पत्ती पर, पत्ती के बीच की धारी जिसको मध्य सिरा कहते हैं, उस धारी के ऊपर अगर एक लाल धारी है तो समझिए कि चोटी वेधक कीट से प्रभावित पौधा है। और उसकी और एक खास पहचान है, उस गोंद के किनारे के पत्तों पर तमाम छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, तो समझिए कि यह चोटी वेधक कीट से प्रभावित पौधा है। उस पौधे को खुरपी से काट के निकालिए और उसको फाड़ के देखिए, उसके अंदर एक हल्के पीले रंग की 3-3.5 सेंटीमीटर की सूढ़ी होगी। अब पक्का हो गया कि यह पौधा चोटी वेधक कीट से प्रभावित पौधा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, उस पौधे को खुरपी से काट के बाहर करें और उसको खेत में ना छोड़ें।
उसको घर लाएं और चारे में इस्तेमाल करना है। ये काम आप केवल 2 बार को आपको करना है, तो शोधित करके बोए। और बोने से पहले एक गलती आप, हमको लगता है ज्यादातर लोग करते हैं, वो गलती पुण्य निकालते हैं, उसमें गन्ने का बीज डाल देते हैं और उसके ऊपर से खाद डालते हैं। इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। वो सुधार के पहले आप पुण्य निकालिए, उसके बाद खाद डालिए और फिर बीज डालिए। आपका जमाव कम से कम 10-15% बढ़ जाए। और एक और इसमें थोड़ा सा मैं कहता हूं कि और बेहतर करना हो तो एक जड़ सहित, मिट्टी सहित गन्ना खोद लीजिए खेत से और खाद डालने के बाद उस जड़ वाले हिस्से को नाली में रख दीजिए और उसके अगोला को पकड़ के पूरे नाली में घुमा दीजिए। इससे क्या होगा, उस खाद के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आ जाएगी और मिट्टी आने से जो आंख, गन्ने की आंख जो खाद के संपर्क में आती है वो खराब होने से बच जाए, जमाव आपका बढ़ जाए। और दूसरा, आप बोने के बाद ट्रैक्टर से पाटा लगाते हैं। ट्रैक्टर से पाटा अगर लगाते हैं तो भी जमाव खराब होता है। बैल है नहीं, अगर बैलों से पाटा लगाएं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने ट्रैक्टर से पाटा लगाया तो उसके लिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा एक का टुकड़ा आप उसी खेत में, जिस समय खेत की बुआई कर रहे हैं, उसी प्रजाति का कुछ टुकड़े उसी खेत में दबा दें और जब खेत की पहली सिंचाई करने जाइए तो आप देखेंगे तमाम पौधे जगह खाली है, उसमें से एक पौधा उखाड़िए और वहां ले जाकर लगा दीजिए ताकि आपके खेत में पौधों की संख्या कम ना रहे। कि मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर साहब और मेरे साथीगण, हमारे बोर्ड के सभी सदस्य, आदरणीय पूर्व चेयरमैन गन्ना विकास परिषद रघुराज जी और हमारे वाइस चेयरमैन आदरणीय ऋषिपाल जी, हमारे डायरेक्टर साहब आदरणीय सतीश मावी जी, हमारे डायरेक्टर साहब आदरणीय प्रवीण चौधरी जी और गन्ना विभाग के गन्ना प्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव जी और हरिओम शर्मा जी और सभी सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों और गन्ना विकास परिषद के कुछ कर्मचारीगण, अधिकारीगण, गन्ना समिति के कर्मचारीगण और अधिकारीगण, आज हमें यहाँ इकट्ठा होने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ समय पहले हमारे इस मिल के हालात भी अच्छे नहीं थे और किसान के हालात भी अच्छे नहीं थे। उस समय एक गन्ना की वैरायटी आई 238 और उसने इस मिल को भी उस आपत्ति समय से बाहर निकालने का पूरा सहयोग किया और किसान को भी सहयोग किया और आज वो प्रजाति हमारे बीच से जारी है क्योंकि उसमें बीमारी इतनी आ गई कि उसका कोई उपचार नहीं निकल पा रहा है। वैज्ञानिक तो अपना अपना कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह भी है किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, क्षमा चाहूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि किसान आए दिन अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, कौन सी दवाई किस समय में कहां लगनी चाहिए। मेरे बीच में, सदन के बीच में कई किसान ऐसे हैं जो हमारे क्षेत्र के बड़े किसान हैं और प्रोग्रेसिव हैं, जैसे जयसिंहपुर से भाई साहब बैठे हैं आदरणीय चंद्रहास जी और बहादुरपुर से हैं हमारे चेयरमैन कृपाल सिंह जी और कुंडा से हैं आदरणीय मास्टर जी बाबूराम जी। कई किसान हमारे बीच में ऐसे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जनरल वैरायटी कौन से लगाएं? कि जिस तरह हम अर्ली गन्ना लगाते हैं, अगर हम 40% उसमें जनरल वैरायटी लगाए
तो कुछ कीटनाशक भी हम पे थोड़ा प्रभाव कम कर लेगा, तो इसलिए हमारा जो है थोड़ा बहुत सही प्रश्न है। और इसीलिए बैठो भैया, क्या नाम है आपका? सचिन दाना। कौन सा नाम? गड़ी। जी। देखिए, सवाल आपका बहुत जायज है, लेकिन इस सवाल को समझने के लिए फिर 20 साल पीछे जाना पड़ेगा। सामान्य प्रजाति मतलब अगर गौर से देखें तो 767 और 64 का कॉम्बिनेशन होता था, जिसमें 84-36 में एक वैरायटी रहती थी या 88-230 जैसी प्रजाति रहती थी। लेकिन उस समय परिस्थिति क्या थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीनी मिल जब प्रयास करती थी तो अगैती प्रजाति बोने वाले किसान 30% तक क्षेत्र होता था। तो पर्ची जो कैलेंडर हमारा बनता है वो पहली और दूसरी फोर्टनाइट में केवल अगैती प्रजाति लगती थी, उसके बाद में तीसरे से सामान्य प्रजाति शुरू हो जाती थी। आज भी हम नहीं कहते कि सामान्य प्रजाति नहीं होनी चाहिए। चीनी मिल हमेशा, आप मेरे पास आइएगा, बैठिएगा, बजट में आपको पढ़ाऊंगा, एक सेंटेंस हम हमेशा लिखते हैं कि हम सामान्य प्रजाति बोना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसी सामान्य प्रजाति की तलाश कर रहे हैं कि जो 64 और 767 का एक जमाना था कि जब मार्च का महीना आ जाता था, रैकून जब कटती थी तो दिसंबर जनवरी के महीने में 767 की पेड़ी 64 की पेड़ी से ज्यादा रिकवरी देती थी। ये हकीकत है। और ऐसे जब पौधा बनना करता था तो अप्रैल के मार्च के महीने में 64 का पौधा कम रिकवरी देता था, 67 का पौधा ज्यादा रिकवरी देता था। अर्ली और जनरल का मतलब क्या है? रिकवरी नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है अगैती पकने वाली और मध्यम पकने वाली। एक प्रजाति 8 से 10 महीने में पक के अपना चीनी का पड़ता अच्छा दे देती थी, और दूसरी प्रजाति जो थोड़ा लेट से पकती थी लेकिन चीनी पड़ता उसमें भी बहुत होता था। सामान्य प्रजातियों में ये माना जाता है कि कीड़े बीमारी कम होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा जो है आपके साथ साथ हमें यह कि जब से 38 और ये अगैती प्रजातियों का प्रचलन हुआ, आपका पूरा कैलेंडर लेके छठे तक अर्ली में भरा हुआ है। जो व्यक्ति शुरुआत करेगा उसके साथ अभी दिक्कत यह है कि पहली बात तो ऐसी कोई सामान्य प्रजाति है नहीं कि जो अगैती प्रजाति की रिकवरी को किसी भी समय पार कर दे। और दूसरा संकट यह है कि आपने सामान्य प्रजाति बोली, पर्ची आपकी लगेगी छठे हफ्ते में और 11वें हफ्ते में 10वें हफ्ते में पौधे और पेड़ी की देखेंगे तो आप खुद ही मना करोगे नहीं, फायदा तो कुछ मिला नहीं। फायदा तब है जब तीसरी फोर्टनाइट से, तीसरे पक्ष से सामान्य की प्रजाति लगे, और वो तब होगी कि एक तो ऐसी सामान्य की प्रजाति आए जो अर्ली प्रजाति को पार करे अपने समय में, तो तब ये संभव है। प्रयास, सवाल आपका बिल्कुल जायज है। ऐसी प्रजातियों की ही हमें तलाश है कि जिसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप भी कम हो, और हो सकता है कि ये परिवर्तन आने वाले 5-10 साल में दिख भी जाए, क्योंकि अब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ये अब विकल्प तलाश रहे हैं कि अब सामान्य प्रजाति कुछ अच्छी निकालने की उनकी कोशिश हो रही है। और यदि ऐसी प्रजाति आती है तो जाहिर सी बात है आप भी अपनाओगे और कैलेंडर भी उसी हिसाब से बदलेगा। लेकिन फिलहाल अभी ये समस्या, मेरे ख्याल से मैंने उत्तर दिया है।